इलेक्ट्रिक फील्ड, द सेकंड लास्ट टॉपिक इन दिस। इसके बाद नहीं, सेकंड लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट। इसके बाद एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या फील्ड लाइंस आएंगे, फिर उसके बाद फ्लक्स आएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? द रीजन अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट in which the force or the Coulomb force is experienced by another charge placed over there. अब इट्स लाइक यहाँ पर एक चार्ज को रखा हुआ है मैंने, तो इसके राउंड अबाउट वाला रीजन, बेसिकली वहां पे मैं एक चार्ज को रखूंगा, छोटा चार्ज यहाँ रखूंगा और एक चार्ज को वहां पे रखूंगा, इट मे नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स। जैसे एक मैग्नेट यहाँ पे रखा है और दूसरे मैग्नेट को अगर मैं पाटकर कॉलेज के पास रखूंगा तो इट विल नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स, बट दूसरे मैग्नेट को अगर मैं यहाँ पे लाके रखता हूँ तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। मतलब इसका फील्ड लाइंस जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज अगर रखा हुआ है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर है और पाटकर कॉलेज के पास नहीं है। अब यहां से जब धीरे धीरे हटाते हुए जाऊंगा उसको थोड़ा 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 दूर, तो मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इस पर्टिकुलर चार्ज का कहां तक एग्जिस्ट करता है। जहां तक एग्जिस्ट करता है यानी जहां पर रखे हुए दूसरे चार्ज को ये अपनी तरफ पुल या रिपेल कर पाएगा, वो पोजीशन इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आएगा और वहां तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड कर रहा है। उसके बियॉन्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ceases टू एग्जिस्ट। ठीक है, थ्योरेटिकली इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करता है बट प्रैक्टिकली इंफिनिटी तक नहीं एग्जिस्ट करता है। ये जहां तक एग्जिस्ट करता है उसके बियॉन्ड इंफिनिटी आ जाती है। ठीक है, तो फिजिक्स के इंफिनिटी एंड मैथमेटिक्स के इंफिनिटी में देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस। फिजिक्स की इंफिनिटी इज अ पॉइंट बियॉन्ड विच यू डू नॉट एक्सपीरियंस इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, द फोर्स और a physical quantity, I mean you do not experience the effect of a physical quantity, that position is going to be called as infinity। अब वो कितनी दूर है, हो सकता है किसी फिजिकल क्वांटिटी के विथ रेस्पेक्ट वो जस्ट 5 मीटर दूर हो आपसे, किसी के लिए 5,000 मीटर दूर हो और किसी के लिए 5 मिलियन मीटर दूर। Are we getting this point? Depending upon the physical quantity you are working with, the limits of infinity may get modified. Is that okay? तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्राइमरली हमको क्या शो कर रहा है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ चार्ज। ठीक है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ चार्ज। जहां तक एग्जिस्ट करती है उसके बियॉन्ड इंफिनिटी है। हाँ, क्या? ठीक है, जहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं हम, वहां तक ठीक है, और उसके बियॉन्ड इंफिनिटी है हमारा इंफिनिटी। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ, okay, quantitatively this field is simply divided, simply explained as the amount of electric force experienced by unit positive charge अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम अदर चार्ज। सो एक चार्ज पहले से कहीं पर रखा हुआ है और उसके आजू बाजू में अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आके रखता हूँ, ठीक है, कहीं पर भी रखता हूँ एट ए डिस्टेंस आर, कहीं पर भी रखूंगा तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस रहेगा।
कहीं पर ला करके एक यूनिट चार्ज रख देता हूं और वो चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, दैट फोर्स इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड. So the force experienced by unit positive charge under the influence of some other charge, ठीक है, or exerted by some other charge is referred as electric field. So actually word vicinity के बदले हम sphere of brought in sphere of influence of another charge used here. And it is brought in. Okay. Electrical field is generally expressed as E and it is a vector quantity. Charge Q है. नहीं underline का कोई मतलब. It is not special. Electric field is a vector quantity expressed E vector. ठीक है. Very good. So let us say I have a charge Q over here. ठीक है. इसके लाइंस ऑफ सॉरी लाइंस ऑफ फोर्स तो बाद में आएंगे. So this is the capital charge Q or charge capital Q. We can name this point as A. A पर placed capital charge Q, positive Q. And यहाँ पर at a separation R मैं एक छोटा सा दूसरा चार्ज लेकर के आता हूँ. Let us say Q2 is equal to unit 1 coulomb. ठीक है. तो Q2 which is point B, यहाँ पर फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा? ये A से B पर फोर्स लगना है. क्या लिखेंगे? हाँ, F B A. वेरी गुड. ठीक है. दिस इज इक्वल टू कूलम्स लॉ के हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 ही रहेगी क्योंकि मीडियम कुछ नहीं दिया हुआ, तो एयर है या वैक्यूम है. इनटू Q1 Q2
Q1 Q2, तो यहाँ पर ये Q1 है, हमने अज्यूम किया कि ये Q1 है, और Q2 1 कूलम है। नीचे ये क्या होता है, R, यही वाला नोटेशन फॉलो करते हैं, तो RBA वेक्टर का मॉड का क्यूब, और ऊपर में RBA वेक्टर। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, it is epsilon not an epsilon r. Epsilon r is called dielectric constant or relative permeability, नहीं, permittivity of a medium, and P नॉट जो होता है वो बोलते हैं absolute permeability of, sorry, permittivity of medium, permeability magnetic field। हाँ हाँ, ये वाला, ये r होता है द डिस्टेंस बिटवीन बी एन, मतलब वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन बी एन। ठीक है, नहीं बेटा, वेक्टर, प्रॉपर वाला वेक्टर, नहीं नहीं, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यूनिट वेक्टर होगा, नहीं तो यहाँ पे वेक्टर लिखा है तो ये क्यूब रहेगा। ठीक है, मैं, ठीक है ना? हाँ बेटा, क्या? हाँ ठीक है ना, बी का रहेगा, बी को अभी एनालाइज नहीं करें, अभी हम ए को एनालाइज करें। चार्ज एट ए, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इसी के करस्पॉन्डिंग हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बी वाले चार्ज, बी पर जो, ए पर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से एट पॉइंट बी is going to be written as this, and it is electric field at B at point B due to a charge Q placed at A। ठीक है, electric field at point B due to a charge placed at A। In fact, I can, किसका? हम्म, हाँ, जिस पे होता है वो पहले आता है, जो जहाँ जो लगाता है वो बाद में आता है, जिसकी वजह से होता है वो बाद। ठीक है, EB vector, EBA vector is equal to electric field at point B due to charge Q placed at A। ठीक है, ये चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज प्लेस्ड है इसकी वजह से बी पॉइंट पे द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स experienced at point B is going to be given by, or the field experienced at B due to A, charge Q placed at A is given by this vector। इसको, जो टर्म ऊपर हमने डिफाइन किया है उसके हिसाब से अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू ए इज नथिंग बट force experienced by a unit positive charge placed at B, and because of charge capital Q which is at A, right? So वो डेफिनेशन लिख देता हूँ और फिर इसको मॉडिफाई करके लिख लेते हैं हम लोग। तो
दिस इज सेम एज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट, क्या हुआ बेटा मेहर, क्या हुआ, ऑल वेल, पक्के से, नींद आ रही है, पानी पीने नहीं, ओके, तो कहाँ हो गई, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस, क्या हुआ बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब एक कूलम चार्ज, डेफिनिशन, उसके बाद फॉर्मूला आता है और उसको जहां यूज करना है करो, ठीक है, क्या, एफ बी ए तो फोर्स है ना बेटा, अबे यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये जनरल फॉर्मूला है फोर्स का, अच्छा तो ये लिख दिया पहले रेफरेंस के, नहीं ये पहले रेफरेंस के लिए लिख दिया, अभी ई कहाँ लिखा है मैंने, अब बना रहा हूं उसका फॉर्मूला, हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लीज, डायग्राम में यहाँ पर Q2 इज इक्वल टू 1C लिख दिया है, तो यहाँ पर Q2 1C डालेंगे तो बाकी सारे टर्म रहेंगे और Q2 गायब हो जाएगा, इज दैट ओके, और आई कैन ऑल्सो से एंड देन Q2 जब गायब हो जाएगा तो बाकी जो चीजें होंगी वो EBA हो जाएगा, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ FBA डिवाइडेड बाई Q2 इज माई EBA, इज दैट ओके, ये बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट B ड्यू टू a charge capital Q at A. Now this is simply 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r into capital Q into 1 divided by R BA mod Q into R BA vector or 1 by 4 pi epsilon naught epsilon R Q upon R BA mod Q R BA vector. Is that okay? क्या हुआ? ये फॉर्मूला है, ओके, सुनो, यहां पर अगर मैंने 1 किया तो कुछ न्यूटन ऑफ फोर्स यहाँ पर कितना न्यूटन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है पता चलेगा, और वही न्यूटन ऑफ फोर्स बेसिकली हम ये अज्यूम करते हैं कि ये चार्ज नहीं भी है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो भी उतने स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो फोर्स में मैनिफेस्ट कब होगा, मतलब इट्स जस्ट लाइक एक मैग्नेट मैंने रखा हुआ है, दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, अगर नहीं लाते हैं तो क्या ये मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पहला वाला, क्या इसकी एबिलिटी खत्म हो गई, नहीं, तो इसकी खुद की एबिलिटी को डिफाइन करने के लिए कुछ चीज चाहिए होगा हमको, वो चीज ये है, सिमिलरली एक चार्ज है, दूसरे चार्ज को उसके पास लेकर के आते हैं तो दूसरे वाले चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा,
रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। मान लो दूसरे चार्ज को लेके ही नहीं आते, तो पहला वाला चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा? उसकी कुछ एबिलिटी रहेगी, तो उसकी एबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट हैज टू बी डिफाइंड इंडिपेंडेंटली बिकॉज ऑफ इट्स ओन एग्जिस्टेंस। तो यहां पर इस फॉर्मूले में इट इज ओनली इट्स ओन एग्जिस्टेंस and a particular position at which we want to see its influence. इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसका इन्फ्लुएंस किसी जगह पर कितना है। दूसरे वाले चार्ज की जरूरत क्या है? हमेशा तुमको मिलेगा चार्ज। अबे सॉरी, फिर से बोलिए बेटा। नहीं, वो आ ही नहीं सकता है। अगर फील्ड निकालना है आपको, तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। और मतलब बेसिकली आपको बेसिक चार्ज पहला वाला चार्ज दिया रहेगा और उसके अराउंड फील्ड आपको निकालना है, तो एक ही चार्ज दिया रहेगा, उसी के अराउंड फील्ड निकालना है। दूसरा, जब जैसे ही चार्ज आ गया, तो फिर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फिर फील्ड का मतलब इस पहले वाले चार्ज का फील्ड रहेगा, और उस फील्ड की वजह से दूसरा वाला चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हाँ, सो आई कैन ऑल्सो से दैट सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इट, उन लोगों ने देखा नहीं होगा। अगर यहां पर एक चार्ज रखा है मैंने, यहां इसके आजू बाजू में, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे कोई चार्ज रहे या ना रहे, ठीक है, इसका अपना एक इन्फ्लुएंस यहां पर एग्जिस्ट करेगा। जब चार्ज लाएंगे तो वो इन्फ्लुएंस जो है दैट मैनिफेस्टेड एज अ फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन दिस पॉइंट, राइट। जो नया चार्ज आया उसमें इसका जो इन्फ्लुएंस है दैट इज एक्सपीरियंस्ड एज अ फोर्स, राइट। बट ये अगर यहां पर लाया नहीं मैंने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस खत्म हो गया या इसका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है। इसका अभी भी अपने आजू बाजू वाले जगह में पकड़ वैसी ही है। इज दैट ओके? स्ट्रेंथ, एबिलिटी, इन्फ्लुएंस, इन सारे वर्ड्स से हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। Are we getting this point? Now, this definition can, I mean, we can have it. अच्छा, यहां पर अगर फोर्स FBA की बात करते हैं, तो FBA for this scenario, it is going to be 1 by 4 pi epsilon naught R, epsilon naught R into capital Q, Q2 का Q2 रहेगा, divided by RBA, Q1 को प्लेस कर दिया, Q2 नहीं प्लेस कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है, उसी को डिवाइड कर दूंगा, RBA वेक्टर, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, और यहां से Q2 को अगर यहाँ पे लाके डिवाइड कर रहा हूं मैं FBA को, तो आई एम गोइंग टू गेट दिस एक्सप्रेशन। ध्यान से देख लो, ये Q2 को अगर इधर लाके डिवाइड किया मैंने, तो आई एम गोइंग टू गेट दिस एक्सप्रेशन। सो दिस इज नथिंग बट FBA वेक्टर अपॉन Q2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमको क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड at a point, एक सेकेंड, पॉइंट due to charge Q1
अरे जो भी चार्ज का नाम रखना है रख दो यार। ड्यू टू अ चार्ज Q1 at another point at a distance r from it। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। सो अल्टीमेटली क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो F इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू सम चार्ज Q इनटू, सॉरी, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू चार्ज Q। Q क्या है, कहीं पर जो फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसमें जो चार्ज ला करके आप रखोगे वो चार्ज को फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, उस पर का फोर्स मिल जाएगा। फोर्स अगर पता है तो जो चार्ज ला के रख रहे हो उस चार्ज से उसको डिवाइड कर दो, फील्ड मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोल। मतलब नहीं समझा बेटा। ऑब्वियसली। और इसको Fe इसलिए लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक नेचर है, आगे चल के हमको मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ना है, दैट इज डिनोटेड बाय Fb। और ग्रेविटेशन को Fg लिखते हैं। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। हाँ लिखो। आई मीन, सॉरी। सर आप 1 मिनट के लिए ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, मेरे को हाँ मुझे डायग्राम एक देखना चीज था। और लिख लेने दो, फिर मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ये हो गया 2 नंबर, वेयर, यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर ई वेक्टर इज इक्वल टू, या ई वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो मेरे लिए तो मैं तो इंटू क्यू अपॉन आर वेक्टर मॉड का क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब यहाँ पर बी ए सब्सक्रिप्ट हम लोग डाल सकते हैं इफ वी वांट। क्या हुआ, चलेगा। देखो समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि है बहुत आसान, कुछ दम नहीं है। और नहीं समझ में आया तो फिर सर पटकते रहेंगे, कुछ होने वाला है। Here E vector is same as E VA vector। बोलो। हाँ बोलो। ठीक है, छोटा है बड़ा है? हाँ बोलो। तो किस काम के लिए? हाँ, H प्लस किसी साइड में रहना चाहिए। बेसिक रिएक्शन रहा तो OH। हाँ, क्या हुआ, दिख रहा है? क्या हुआ? हाँ सानिया, और ऊपर करना है बेटा।
नहीं सर, लिख के हो गया। ओके, गुड। ओके, नेक्स्ट थिंग अबाउट इट इज, ऑब्वियसली हमको यूनिट्स की जरूरत होगी। एसआई यूनिट चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा? डायमेंशन। वो तो बहुत पहले लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी। तो एक बार आप लोग खुद से डिराइव कर लेंगे। सबसे पहले यूनिट डिराइव करो खुद से। खुद से करो, नहीं तो क्या। न्यूटन, वेरी गुड। द एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर ये न्यूटन है, इसका कूलम है। न्यूटन को कूलम से डिवाइड करेंगे, न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। और ठीक है, बोलो ना। हाँ, मैं बोल तो रहा था यू। एक्चुअली ये 2 नंबर ही नहीं हुआ, ये 3 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर यहाँ पे आएगा। बोलो ना बेटा। हाँ, L1। हाँ, देखो कुछ अब m क्या उसमें तो हम टेम्परेचर भी डाल सकते हैं, टेम्परेचर टू द पावर 0 अगर जरूरत पड़ेगी तो। करंट टू द पावर 0 भी डाल सकते हैं। हाँ, Q का डायमेंशन IT होता है, करंट इनटू टाइम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 3 नंबर तक हमको समझ में आ गया। अब इसके बाद अगली चीज जो हमको करनी होती है, हाँ, यूनिट्स और डायमेंशन। सो एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, हाँ। तो ये भी तो इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ रहे हैं ना। विल कम टू इट लेटर ऑन। आता कैसे, विल कम टू इट। एक्चुअली इसका एक एक्सप्रेशन होता है। अब जब बता ही रहा हूं तो बता देता हूं। E इज इक्वल टू dV/dr विथ माइनस साइन। हाँ, ये स्केलर फॉर्म में एक्सप्रेशन होता है इसका, और इसका वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल V। क्योंकि वो माइनस में। हाँ, नहीं। अरे उसका मतलब होता है, उस बहुत खतरनाक मतलब होता है उसका। एक्सप्रेशन अगर लिखूंगा मैं तो ऐसे होगा, इसका माइनस डेल V डेल राइट, वेरी गुड, डेल R या डेल X I कैप प्लस डेल B डेल Y J कैप प्लस डेल V डेल Z K कैप। नहीं, सेकंड नहीं है, फर्स्ट है। उसमें सेकंड डेरिवेटिव रहता है। ठीक है, हाँ बेटा। नहीं, नहीं लिखना है। बोर्ड वालों को नहीं लिखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको छोड़ दो। हाँ, तुम लिख लो। हाँ, तो वहां पे मत लिखो, नीचे लिखो ना। ये तो वैसे भी सप्लीमेंट्री नॉलेज है ना अभी के लिए।
क्या किया था इसका? सॉरी डेरिवेशन क्या है डायमेंशन। अच्छा अच्छा, हाँ एक सेकेंड रुक जाओ, मैं ले रहा हूँ। हाँ डेल। पार्शियल डेरिवेटिव। हाँ, इट्स कॉल्ड, इट इज अ साइन फॉर पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है जब एक्स वेरिएबल को हम करेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो वाई वेरिएबल का डेरिवेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, y को कांस्टेंट मानेंगे और जब y को डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे और z को कांस्टेंट मानेंगे। दैट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, दिस इज स्केलर फॉर्म। इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, जस्ट एक्सक्यूज मी। क्या? देखो वैसे तो कभी ना कभी मुझे ये बताना ही था, मैंने सोचा अभी बता देता हूँ, थोड़ा परेशान अभी नहीं हो लोग तुम। नहीं बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक मत नोट करना। हाँ माइनस, हाँ इसको ही, अरे इसको हम लोग ये बोलते हैं डाइवर्जेंस, डाइवर्स नहीं, एंड डाइवर्जेंस। अरे इनवर्स डेल्टा होता है, इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। इट इज पार्शियल डेरिवेटिव, इट्स वेक्टर डेरिवेटिव। हाँ वेक्टर डेरिवेटिव इसको बोलते हैं। अभी तक हम जो डेरिवेटिव पढ़ रहे थे एक्स फंक्शन या वाई फंक्शन का, दैट वाज स्केलर डेरिवेटिव, डायरेक्शनल नहीं था, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे। और सिंगल या फिर डायरेक्शनल भी है तो सिंगल डायरेक्शन में हम लेते थे। अभी ये एक कंपोजिट फंक्शन होता है, थ्री डायमेंशनल फंक्शन, जिसका हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो उससे हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है इन टू डिफरेंट डायरेक्शन और थ्री डिफरेंट डायरेक्शन। हाँ सोडिंजर्स में भी यही होता है, यस बिल्कुल। और उसमें भी हम यही चीज कर रहे थे, डेल्टा इसीलिए उसमें इनवर्स डेल्टा इसीलिए डाल रहे थे, दैट इज, मैं नाम बोल रहा है, कर्ल डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस कर्ल वेक्टर प्रोडक्ट। एक्चुअली डाइवर्जेंस इसको बोलते हैं बेटा। डेरिवेटिव ऑफ एक स्केलर टू जनरेट अ वेक्टर। क्या? क्या क्या? अभी इसके बाद आ रहा है इसमें भी पैरेलल लाइंस वाला ना। हाँ हाँ, क्या बोल रही है, पहले ही सिखाया था। हाँ तो नहीं सिखाया तो मत सिखाएंगे, उससे हम क्या, अबे उतना टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे यार, मैं बता रहा हूँ बार बार, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। हाँ हाँ, 11th वो सब इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब क्योंकि 11th का बहुत ज्यादा कुछ लेना देना 12th में रहेगा नहीं, मगर रहेगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं रहेगा। हाँ बोलो, कुछ बोल रही थी बेटा। भूमिका, चलेगा, बाद में याद पड़ेगा तो पूछ लेना। अरे और क्या। तो ऐसा यूनिट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, और इससे हमारा डेफिनेशन जो आएगा V बाई पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, डीवी डी आर, डीवी वोल्टेज का, V इज पोटेंशियल,
पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्टेज, ये पता होगा हम लोगों को। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो डीवी डी आर आ गया, इसलिए वी बाई एम आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर हमारा ये क्या आएगा? डायमेंशन निकाला हम लोगों ने, वेरी गुड, पेज नंबर 09। डायमेंशन ऑफ E is equal to m l t to the power minus 2 and I minus, रुक जा, ओए रुको, क्या हुआ? नहीं नहीं, T3 होगा ना। हाँ, वेरी गुड। इसीलिए लिख रहा था मैं ये एम एल टी टू द पावर माइनस 2 इंटू आई टी होल टू द पावर माइनस 1, दैट मेक्स इट एम एल टी टू द पावर माइनस 3। हाँ बेटा, ये बिल्कुल है, ये नोट कर लोगे। दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? हाँ तो एल एम टी तो लिखा है ना, मास को सबसे पहले लिखना है। अबे नहीं, ऐसा किसने ऑर्डर डिफाइन किया हुआ है ना? ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऑर्डर नहीं होता है। हाँ, डायमेंशन ऑफ वोल्टेज। अरे मैं भी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। चल या, thanks for understanding. Let us do a small question. A charge, रुक जाओ। हाँ, अचार सुनाई दिया तुझे ना, मिल गया। वेरी गुड। हाँ, ओके। A charge of 5 coulomb will have what electric field at a position R vector given by 2i cap minus 3j cap plus 4k cap यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर देता हूँ। A charge of 5 coulomb at origin, ठीक है, will have what electric field at a position this much? Can we find this quickly?
क्या आएगा? हाँ तो √29 को √29 ही लिखिए बेटा। हाँ बेटा। हाँ बोल दो, सही बात है। हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख लो, बस हो गया। 45 into 10 which is 9 upon 29. 29. क्या हुआ? क्यों मरमरिंग कर रहे हो तुम लोग? अबे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो तुम लोग, खाली बातचीत करते रहते हो। हाँ तो पानी पी, नहीं तो अंदर जाके सो जा। हाँ जा, मना कौन कर रहा है? नहीं यहाँ मत सो। नहीं नहीं, सर को नहीं नींद आएगी, तू अंदर जाके आराम से सोना। इंटू क्यू अपॉन आर वेक्टर mod cube into r vector. This is 9 into 10 to the power 9 into 5 अपॉन इसका मॉड जो होगा, मॉड आर वेक्टर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, इसी तरीके से लिखते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू 4 plus 9 plus 16, it is √29। तो नीचे √29 to the power क्यूब इंटू या ब्रैकेट में 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, दिस कैन फर्दर बी रिटन। हाँ यूनिट नहीं बोलेंगे, वेक्टर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिट हम खुद से सोच लेंगे सब लोग, वो छोड़ोगे तो 1 नंबर गया। ठीक है, अरे हम कैसा मतलब आधा नंबर पड़ेगा, मतलब 3 में से तो 1.5। यूनिट छोड़ा तो ना। हाँ सही किया, एकदम सही बोला। मैं एक ही नंबर काट रहा था। half of the whole thing. हाँ अच्छा, उसको फोड़ते रहती है। आद्या का भी ये फेवरेट काम रहता है। इफ आई ब्रिंग एनीथिंग ऑफ दैट नेचर ना, तो बैठ करके फोड़ते रहेगी जब तक पूरा खत्म नहीं करेगी। तो इट्स गोइंग टू बी, अच्छा यहाँ पर एक काम और कर लेंगे, एक और √29 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जनरली हमारा ये आइडिया होता है कि डिनोमिनेटर हमारा हमेशा रेशनलाइज फॉर्म में होना चाहिए। हाँ वो करना होता है, वो एक मैंडेटरी टास्क होता है। 45 √29 अपॉन 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 841। So 841 into 10 to the power 9 Newton
पर कूलम। हाँ, अब यहाँ पर इसके बाद वेक्टर में मल्टीप्लाई कर लेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वी विल लिव हैप्पीली। वो बाद में डालो, पहले डालो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी श्रद्धा, ठीक है। टीचर हैज नथिंग टू डू विथ इट। आप पहले डाल सकते हो उसको, या इसको पहले लिख के इसको बाद में डाल सकते हो। द टीचर विल स्टिल बी हैप्पी। हाँ, छोड़ दिए अगर ये तो फिर नंबर करते हैं, दे विल बी वेरी क्या हो गया? हाँ, ये सबसे आसान वाला था बेटा, रो मत, मेरा खुश मत हो। अब एक आध दो क्वेश्चन, हाँ थोड़े रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे। 205 यार, हाँ वो ऊपर का चलता नहीं है ना, बताइए। मैं क्या क्या? हाँ हाँ, सी म्यू का मतलब ही होता है 10⁻⁻⁶। म्यू का मतलब होता है माइक्रो। माइक्रो मीन्स होता है 10⁻⁻⁶। मिली का मतलब क्या होता है? और ऐसा कुछ टेबल और एक लिखवाया था ना लंबा सा, यूनिट डायमेंशन में, योटा जेटा जेप्टो। हाँ, तो वो वाला याद रखना, कभी कभार पूछा जा सकता है। हाँ मतलब वो उसी के रेफरेंस में दिया गया था। वेरी गुड। क्या हुआ? तो इधर की सारी चीजें तो हम लोगों ने कर, अरे उसको टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं। हाँ, कभी कभी गलत भी लिखते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? बट इट डजेंट मैटर, एलएमटी लिखते हो या एमएलटी लिखते हो, उससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। ओके, एक यहाँ पे डेफिनेशन और छोटा सा बॉक्स करके दिया हुआ है, इसको देख लो। द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, I'll just copy it out and place it over here. हाँ, yes. A precise definition of electric field is: electric field is the force experienced by a test charge in presence of the given charge at a distance from it. E is equal to limit F by Q. जो यूनिट हम बोलते हैं पर यूनिट चार्ज, उसमें यहाँ पे आइडिया ये है कि द चार्ज इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल चार्ज। बहुत स्मॉल चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है, आई मीन एंड डिवाइडेड बाय चार्ज, दैट लिमिटिंग वैल्यू इज गोइंग टू बी E, right? So basically E is, by their definition, E is simply derivative of F vector with respect to Q. ये लिमिट जो है, इसी चीज को हम क्या डिफाइन करते हैं, यही चीज होता है हमारा। हाँ, अभी
यहाँ पर मुद्दे की चीज ये समझ लो, ये सिर्फ वो होता है ना, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। तो बोर्ड्स में डेफिनेशन ये लेके चलो या ये लेके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे या नीट में या जेई मेंस में या एमएचसीईटी तक, ठीक है, इनमें से किसी भी एग्जाम्स में चार्ज को एज अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और कंसिडर करके जनरली नहीं चला जाता है। चार्जेस आर ऑलवेज गोइंग टू बी पॉइंट, और सॉलिड चार्ज भी हो सकता है, बट वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह नहीं होता है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर चार्ज या Q is being related as Q naught into A plus BR plus CR square, यहां से यहां तक चार्ज फैला हुआ है और चार्ज का वेरिएशन जो है इस तरह का है, ठीक है। अब इसकी वजह से फील्ड किसी ऐसे पॉइंट पर यहां पर निकालना है, ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है, नहीं करना होता है। ये जब करना होता है, जैसे जब हम इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो करना होता है, फर्स्ट ईयर में ही हमारा ये सिलेबस में रहता है, जहां पर फिर हमको डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस एंड कर्ल वगैरह चीजें सिखाई जाती हैं, ऑपरेट करना, तब ये डेफिनेशन वैलिड हो जाता है। तो इस पर अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस डेफिनेशन पर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज जस्ट एडवांस एग्जाम, बाकी कहीं पर इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। हाँ, एक जगह पूछा जा सकता है, सारे जितने एग्जाम्स के नाम दिए उसमें सीधे सीधे ये एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह दे करके, ठीक है। सो वी मस्ट नो दिस, Q is Q2, क्या? अबे ठीक है ना, मत लो सीरियसली उन सारी चीजों को। अब इसमें तुम बोल रहे हो कि L को M के बाद लिखें या M को L के बाद लिखे, हाँ वो होता है, कोई बात है, वो प्रॉब्लम। हाँ, क्या क्या? Q टेंड्स टू जीरो, Q टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होता है बेटा? चार्ज, दूसरा वाला जो चार्ज है, द सेकेंड चार्ज विच वाज प्लेस्ड एट B, if that charge is going to be smaller and smaller so that it become non-existent. देखो, वन बोलना और उसको नॉन एग्जिस्टेंट कराना मैथमेटिकली, तो वन बोलना एज अ पुराना टेक्निक जो हम 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है, और ये एडवांस टेक्निक है व्हेन वी ऑलरेडी नो द डेरिवेटिव्स एंड लिमिट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव्स जब पता चल गया, तो ये वाला थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ टेलिंग द सेम स्टोरी, एंड दैट इज ओल्ड स्टोरी, आई मीन ओल्ड वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी। उसको वन कर लिया तो यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली आप लोग को ध्यान होगा, एक्सिलरेशन वगैरह का डेफिनेशन जब लिखवाया गया होगा आप लोग को पहली बार 9th स्टैंडर्ड में, कुछ इसी तरीके से लिखवाया गया होगा, नहीं? Force experience, force of 1 Newton is, I mean, said to be applied if a mass of 1 kg moves. हाँ, तो ये बेसिक डेफिनेशन था, 1 kg का मास 1 मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर से मूव कराने के लिए जो फोर्स अप्लाई करना पड़े दैट इज द 1 Newton फोर्स, राइट। बेसिक डेफिनेशन क्रिएट किया था हम लोगों ने। अब आज के डेट में हमको डिफाइन करना होगा एक्सेलरेशन को, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, once we are already aware of it, the acceleration vector is going to be derivative of f vector with respect to d, or limit m tends to 0 f upon m, ठीक है। बस समझ में आएगा,
हाँ, आज तो समझ में नहीं आ नहीं तो ऑब्वियसली एडवांस किया गया है ना। ये सारी चीजें पहले ग्रेजुएशन में पढ़नी होती थी, आप 11th-12th में पढ़ रहे हो। हाँ, और आईजीसीएसई में तो और पहले पढ़ लेते हैं, 9th-10th में भी हमको थोड़ा सा डेरिवेटिव का एटलीस्ट आइडिया बता देते हैं। सो वी आर एडवांसिंग अ बिट, डोंट वरी। मेरे भाई को इलेक्ट्रिक वो लोग स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, ये तो जीरो चलो, हाँ, क्या हुआ? कुछ और पॉइंट्स टू बी डिस्कस, कोई डाउट? ओके, the test charge is a positive charge, so small in magnitude that it does not affect the surrounding of the given charge. ठीक है, surrounding of the given charge. कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूसरे वाले चार्ज। देखो क्या फर्क पड़ रहा है, का बताता हूँ। देखो, जब पहला वाला चार्ज, बड़ा चार्ज जो है, उसके सामने जब छोटा चार्ज को मैं ला रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहला चीज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये होती है कि छोटा चार्ज अगर 1 कूलम वाला फंडा हम लगाते हैं तो इट विल हैव सम सब्सटेंसिव फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज। उसकी वजह से चार्ज 1 जो है, जगह अगर इसको पकड़ के ला रहे हैं तो चार्ज 1 जो है वो खुद खिसक जाएगा। ठीक है, हाँ, इसको ला रहे हैं, वहां पे रख रहे हैं, तो चार्ज 1 जो है वो खुद खिसक जाएगा। तो खिसक गया तो आर मेंटेन कैसे करेगी? हाँ, इसलिए ये वाला एडवांस डेफिनेशन आया। ठीक है, अब जब ये बहुत स्मॉल होगा, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होगा, तो पहले वाले चार्ज पर इतना इफेक्टिव फोर्स नहीं लगा सकता है ये, सो दैट वो डिस्प्लेस हो। मेकिंग सेंस? वेरी गुड। इसलिए इसकी हमें जरूरत है। पहले छोटे थे तो वो वाला डेफिनेशन हमारे लिए सफिशिएंट था, सही लगता था, बट आज ये प्रॉब्लम आ गई। जब हम एक दूसरे एंगल से सोचना शुरू करते हैं कि जब यूनिट चार्ज आए तो पहले वाले चार्ज पर एक सब्सटेंसिव लार्ज फोर्स लगेगा, उसको रिस्ट्रेन करने के लिए, रोकने के लिए हमको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या तो बाहर से लगाए, नहीं तो वो फ्लाई करने लगेगा। तो डिस्टेंस या पोजीशन जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा। तो निकालने चले थे हम इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, और तब तक पहुंच गया वो दूसरी जगह, पाटकर कॉलेज। तो हमको वहां से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा। इज दैट ओके? So that is the point. That is the fundamental practical issue which we generally face if we are dealing into it. And therefore the definition has been typically modified. ठीक है, क्या हुआ? अब तुम पर आ रही है। ठीक है, थोड़ा और ऊपर कर दो। ठीक है, गुड। Okay. Next thing is electric field intensity। क्या बेटा? क्या हुआ? सॉरी सॉरी, आप ईस्ट में कहाँ पर है?
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिंपली मॉड ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मॉड, स्केलर वैल्यू जो होगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चार्जेस जो हमारे पास होते हैं वो जनरली या तो पॉइंट चार्जेस होते हैं, पॉइंट चार्ज। चार्ज अगर पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी, अच्छा मॉड ई वेक्टर को हम लोग सिंपली कैपिटल ई भी लिखते हैं, वेक्टर वाला साइन हटा करके। इसका मतलब क्या होता है ये, हाँ अरे मॉड मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड के मॉड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए इसका वेरिएशन जो होगा वो कैसा रहेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन, अब इस बार क्या हो जाएगा, इट विल सिंपली बी आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म हो, हाँ सॉरी, हाँ यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं होगी, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। ठीक है, सो ये वैल्यू हो गई हमारी फील्ड इंटेंसिटी की। अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ दिखेगा, ई वर्सेस आर का ग्राफ कैसा दिखेगा, आर को कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं बेटा, हाँ तो दूसरा वाला वेरिएबल अगर चेंज हो रहा है तो पहला वाला वेरिएबल कैसे चेंज करेगा, आर जितना, आर अगर चेंज हो रहा है तो ई कैसे चेंज होगा, तो राइट, हाँ सो अभी बेसिकली ओके, अभी बेसिकली ये है कि E इंटू आर स्क्वायर इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, क्योंकि बाकी सारी चीजें फिक्स रहेंगे। ठीक है, अब इस तरह का ग्राफ अगर आप लोग को ध्यान होगा तो कुछ बताया था मैंने इसके बारे में, एक चार्ज रखेंगे उसके, ठीक है, हाँ इस तरह का ग्राफ, दिस इज गोइंग टू बी माई वाई और ये क्या है एक्स। ठीक है, क्या होता है वाई एक्स अगर कांस्टेंट हो प्रोडक्ट तो क्या ग्राफ का नेचर होता है, बाप हाइपरबोलिक ग्राफ याद है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाँ मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, कैसे होगा वो मतलब, क्योंकि ग्राफ का नेचर ही ऐसा होता है, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस हाइपरबोलिक। इसमें क्या पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये होता है, not only this, even this graph is going to be hyperbolic, r square versus e अगर ग्राफ लेते हैं हम तो we are still going to have a hyperbolic graph. Are we getting this point? नहीं को तो होगा, स्लोप में डिफरेंस होगा, वो आपको पता नहीं चलेगा, वी डोंट हैव अ पैनी नजर। अगर दोनों अलग अलग ग्राफ पे दिए हुए तो नहीं पता कर सकते, अगर दोनों एक ही ग्राफ में प्लॉटेड है तो पता कर सकते, एक का स्लोप कम होगा दूसरे का स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला चीज, इसका एक और वेरिएबल पे ग्राफ मिल सकता है हम लोगों को, वी मे हैव 1/r versus e. Now this time it is going to be a parabolic graph. y is equal to x square हो जाएगा, ठीक है, y is equal to
x square. So it is going to be like this. ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, 1/r इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है। और तीसरा जो ग्राफ होगा वो इसी का बना सकते हैं, 1/r² वर्सेस e। दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0। तो एक एक्सप्रेशन के लिए चार अलग अलग ग्राफ हमारे पास आए, याद रख पाएंगे हम लोग? आई होप सो। बाकी आप लोग की इच्छा। चलिए, पहला चार्ज पॉइंट चार्ज होता है, दूसरा और तीसरा चार्ज नेचर जो होता है वो भी मैं बताता हूं, बट अभी तक हमने उसके बारे में कोई डेरिवेशंस वगैरह किया नहीं है, ठीक है ना। हावेवर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होता है या फोर्स नेचर कैसा होता है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, दूसरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है हमारा, वो हो सकता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ बेटा? ऐसे एक रॉड है और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हो सकता है ना। एक पॉइंट कई एक सारे पॉइंट को मिला करके एक लाइन बनेगा, कई एक सारे लाइन को मिला करके एक सीट बनेगा, और कई एक सारे सीट्स को मिला करके एक बड़ा सा बॉक्स बनेगा, राइट? 3 डायमेंशनल बॉक्स, क्यूबिक। बस एक लाइन एक पॉइंट हुआ, पॉइंट्स को जब अरेंज करेंगे तो एक लाइन बनेगा, लाइंस को जब अरेंज करेंगे तो एक प्लेन बनेगा, सीट, और कई एक सारे सीट्स को अरेंज करेंगे तो एक बॉक्स बनेगा, 3D। हाँ, शीट, SHEET। सीड सुनाई था अरे सीड क्यों होगा? भाई भाई, इसलिए उनको नहीं समझा मतलब अच्छा भाई अच्छा, आई एम सॉरी। देखो शेड क्योंकि आज पर Okay. So this is referred as linear charge distribution, ठीक है। इसका जो E होता है, mod E vector, that happens to be 1/4πε0 into lambda upon r, where lambda is equal to linear charge density। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? इट इज Q अपॉन कैपिटल L, वेयर कैपिटल L इज द लेंथ, ठीक है। हाँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अभी इसके बारे में और डिटेल्स हम पढ़ेंगे, कैसे आया ये, क्यों आया ये, और कहां पर वैलिड होगा। जनरल ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट है इसका, जहां पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो चार्ज है लीनियर लाइन ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, और हमारा पॉइंट जो है दैट इज एग्जैक्टली इन बिटवीन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चार्ज इज एट मिडल ऑफ इट्स लेंथ, या हमारा जो पॉइंट है जिसका इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं दैट इज प्रिसाइजली इन मिडल, ठीक है। वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा लोग?
वैसे बनेगा। Linear बनेगा। क्यों भाई? भाई यही चारों ग्राफ, चारों नहीं, इसमें तो दो ही ग्राफ बनेगा। ER का ना। तो ER कांस्टेंट, तो एक ये ग्राफ बनेगा और दूसरा ग्राफ क्या बनेगा, 1/r से बनाएंगे तो वही बस। नहीं, ये नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा 1/r पे। r स्क्वायर 1/r स्क्वायर के साथ लीनियर बना था, ये वाला 1/r के साथ लीनियर बनेगा नहीं, r है यहाँ पर डिनोमिनेटर में। ये 1/r इज माई x और ये सारी चीज कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू mx हो जाएगा। ठीक है, Straight line हाँ, from the origin. फ्रॉम पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या हुआ बेटा? क्या क्या? क्योंकि उसका स्क्वायर था बेटा, वहां पे दो ही ग्राफ होंगे, पहला E वर्सेस R और दूसरा E वर्सेस 1/r। 1/r इस बार हो जाएगा मेरा स्ट्रेट लाइन और ये वाला ग्राफ हो जाएगा मेरा हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक ठीक से बन मेरा भी चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, तुम क्वेश्चन पूछो। हाँ, ये वाला क्यों ना। ओके, देखो, हम जो ग्राफ दो ड्रॉ कर रहे हैं वो E वर्सेस R एंड E वर्सेस 1/r। ग्राफ हमारा y वर्सेस x का होता है। अगर 1/r मेरा x है तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ये पूरी चीज विच इज अ कांस्टेंट, इसको m लिख लेते हैं, और ये 1/r इज माई x, E इज इक्वल टू mx या y इज इक्वल टू mx। ये किस चीज का इक्वेशन होता है? क्या बात है, वेरी गुड, आई एम हैप्पी, नाइस। नहीं नहीं, वेरी गुड, पहली बार सही रिप्लाई दिया तूने, मैं खुश हो गया, सीरियस। नहीं, पहली बार ऐसा रिप्लाई दिया जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तू देगी, बट यू रिप्लाइड इट एंड आई एम लिटरली फीलिंग हैप्पी। अबे ये भागती रहती है मैथ से, इसे ABCD का स्क्वायर पूछ लूंगा, A+C। अबे रहने दे, चल अभी तू A+B+C का होल स्क्वायर एक्सपेंशन बता दे तो। मैंने बोला ना, ये इतना भागते रहती है। आई नो हर। तो इसके लिए इसको ये पता है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। हाँ बोलो ना। हाँ अच्छा, तो सर आप लैम्बडा की जगह पे क्यों ओपन नहीं डालेंगे? क्या क्या? लैम्बडा की जगह पे क्यों ओपन नहीं डालेंगे? क्यों क्या डालेंगे? क्यों? नहीं नहीं, ये डालने की जरूरत नहीं, इसका लैम्डा का मतलब ये होता है, लैम्डा ऑलरेडी दिया रहेगा। हाँ, नहीं दिया है तो फाइंड आउट करेंगे इसको यूज करके। हाँ, सो देखो, ये वाला बात समझ में आ गया। सिमिलरली यहाँ पर अब R अगर x है, ठीक है, तो E इंटू एक्स विल बी अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, राइट, और वो होता है हाइपरबोलिक ग्राफ, राइट। तो समझ में आ गया, वेरी गुड। तीसरा जो होता है हमारा लीनियर के अलावा के बाद, जो बताया था मैंने, सीट डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये किसके लिए? पिछले 2 नंबर के लिए है। और इसके बाद 3 नंबर पे क्या आएगा?
प्लेन स्टेट ऑफ चार्ज। ठीक है, और इसमें बेसिकली होता है हमारा एक ऐसा करके साइन आता है, इसका नाम क्या होता है? सरफेस सिग्मा वेरी गुड। सो दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट इज स्मॉल सिग्मा। ठीक है, हाँ ये स्मॉल है और ये वाला बिग है, दोनों सिग्मा होता है। तो इसका मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी that is equal to Q upon area। ठीक है, और इसमें बेसिकली हमारा तो ये भी इधर इंटेंसिटी होगा। नहीं, इसके प्लेन सीट के लिए क्या इंटेंसिटी का फॉर्मूला रहता है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ दिस सिग्मा। So E is simply equal to sigma upon 2 epsilon naught epsilon R। R रहता ही नहीं, वो पाई वाई सब गया घूमने गया, ना ना कुछ नहीं रहे। क्या? हाँ हाँ रहेगा। वो एरिया है, एरिया फिलहाल नोट कर लो, डेराइव करो, अपना दिमाग ना लगाओ, अभी के लिए मत लगाओ, जब बोलूंगा तो फिर लगा। ओके, सो इसके लिए हमारा ग्राफ क्या आएगा? ई आर या फिर हाँ, तो अब जो वो बोल रहे थे ना फ्लैट वाला लाइन बना देंगे सर, तो फ्लैट वाला लाइन बनाओ, हमें हद हाल है। आर है ही नहीं टर्म में, तो अब फ्लैट वाला लाइन बना दो, तो जब कहाँ फ्लैट वाला लाइन बनाना ये पता रहना चाहिए। ठीक है ना? बस ना बस ज्यादा डीप चला गया, इससे ज्यादा नहीं। रुक जाओ रुक, हाँ चलो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद अगली चीज जो हमको डिस्कस करनी होती है वो है लाइंस ऑफ फोर्स। हाँ 2 मिनट रुक के चली जाओ, मैं भी खत्म ही कर रहा हूँ, सर आने ही वाले हैं। नहीं, बोला था ना लेक्चर है, तुम लोग का बैकअप लेक्चर। हाँ सुबह में तो है ही, सुबह में तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर रहेगा। बैकअप में मैं नहीं, नहीं तेरा तो सब हुआ है, तू तो बैकअप में आगे करेंगे। कल ट्रिगो का करा लाइंस ऑफ फोर्सेस। जब आप लोग का पकड़ चालू होता है ना तो मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, आप इसकी जरूरत हम लोग को क्यों पड़ी कि
इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जिस किसी डोमेन या स्फेयर में वो ऑपरेटिव है, जहां तक वो ऑपरेटिव है, हमने सोचा कि ये ऑपरेट कैसे कर रहा है। बेसिकली हमारा ये था थॉट प्रोसेस। तो हमने पहले जो फोर्सेस देख रखे थे, दे वर जस्ट कांटेक्ट फोर्सेस। वो तभी ऑपरेट करते थे जब हम एक चीज को दूसरी चीज से कांटेक्ट में लाते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक मैं इस पेपर को आगे की तरफ पुश ना करूं, ये मूव नहीं होगा, और पुश मेरे हवा में ऐसे मारने से नहीं होगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? आई एम डेफिनेटली नॉट रजनीकांत, हवा में मारूं और पेपर उड़ जाए, ठीक है। दैट्स नॉट पॉसिबल। सो द आइडिया इज till I actually touch or apply a force by being in contact with a body, ठीक है। तो हमारा अभी तक का जो एक्सपीरियंस था, अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री फोर्सेस मतलब पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स और तीसरा मैग्नेटिक फोर्स, इन तीनों के अलावा बाकी जितने भी फोर्सेस हमने अप्लाई किए थे, एक्सपीरियंस किए थे, दे वेर मोस्टली कॉन्टैक्ट फोर्स। किसी चीज को खींचना है, डोरी बांधा, हाथ से खींचा, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया, एंड देन वी स्टार्ट, द फोर्स वाज अप्लाइड। पुश करना है तो हाथ से ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करेंगे, पुश करेंगे। स्प्रिंग से पुल करना है, वहां पर स्प्रिंग पर हम अप्लाई करेंगे फोर्स, और स्प्रिंग सब्सिक्वेंटली अप्लाई करेगा हमारे ब्लॉक के ऊपर फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में तो यू कैन से वी वेर एबल टू विजुअलाइज और वी वेर एबल टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। We can clearly visualize the phenomena of application of force. Contact हुआ, force लगा, contact नहीं हुआ, force नहीं लगा। अभी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें यहां पर अगर मुझे स्टैब्लिश करनी है, या फिर दूसरी चीज, अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं सामने की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, एक पार्टिकल या एक बॉडी के ऊपर, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो एक चीज है कि अगर वो रेस्ट में है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव करेगा। अगर वो पहले से मोशन में है और ये फोर्स उसी के डायरेक्शन में लगाया है मैंने, तो एक्सेलरेट करेगा। अगर बॉडी का कोई और डायरेक्शन ऑफ मोशन है और मैं किसी और डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं उस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट करेगा, और पुराना वाला मोशन जो है उसका वो चलता रहेगा एज इट इज। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन, तो कांटेक्ट फोर्सेस में वी कैन क्लियरली विजुअलाइज इट, ठीक है। अब यहां पर क्या था कि अगर एक चार्ज को यहां पर मैंने रखा, ठीक है, और दूसरा कोई चार्ज वहां पर जाकर के रखा और सिंगल चार्ज रखा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यही इकलौता चार्ज है जिसके इन्फ्लुएंस में दूसरे वाले चार्ज को मूव करना है, तो ठीक है, वो रेडियली मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरे किसी और चार्ज को ला दिया, बड़े चार्ज को, और इन दोनों के इन्फ्लुएंस में अगर किसी पॉइंट चार्ज को मूव करना है, तो डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज दैट विच वी विल एक्सपेक्ट, कैसा फोर्स लगना चाहिए। हाँ, एक सेकेंड, एक चार्ज यहां पर पड़ा हुआ है, एक दूसरा चार्ज यहां पे पड़ा हुआ है, और तीसरा चार्ज यहां पर ला करके मैंने रखा, टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इसका मोशन किस डायरेक्शन में, या रेस्ट पे है तो किस डायरेक्शन में, और मान लो मूव कर रहा था तो किस डायरेक्शन में फिर एक्सेलरेट करेगा, यानी बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगा। पर जो पार्टिकल है उसके फोर्स जो डायरेक्शन रहेगा वो डायरेक्शन नहीं, उससे क्या फर्क बट पड़ता पी चार्ज में क्या फर्क है, उससे क्या चार्ज फर्क तो पड़ता कुछ है, वो वाला नहीं आता है। पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ एग्जैक्टली, दैट इज अ क्वेश्चन विच हैज टू बी आस्क्ड। रुक जाओ, रुको, इसका मोशन जो होगा इस पर नेट फोर्स का इफेक्ट रहेगा।
and net force on this charge will demonstrate. इस तीसरा वाला जो चार्ज है उसका मोशन जो होगा that will be as per the net force being applied on it because of sum total of the vector sum of these two charges. ठीक है, अभी पॉइंट ये है कि ये वाला चार्ज किस नेचर का है, पॉजिटिव है नेगेटिव है. नेगेटिव होगा तो दोनों रिपेल करेंगे, वो भागेगा. ठीक है, अब किस डायरेक्शन में भागेगा, दैट इज अगेन थिंग विच हैज टू बी सेटल्ड. दूसरा, अगर नेगेटिव होगा तो उसका मोशन किसी और डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन वेदर दिस इज नेगेटिव और व्हाट इज द नेचर और पोलैरिटी ऑफ दीज टू चार्जेस is something which we have to look after. Hello, हाँ मनोज जी बोलिए ना. अभी तुम लोग बोलने ही नहीं देते हो, आपको. हाँ, so in order to know किसी भी पॉइंट, मतलब यहाँ पर जो चार्जेस रखे हुए हैं या सिस्टम ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं उनके इन्फ्लुएंस में हमारा टेस्ट चार्ज या बाकी का जो चार्ज हमने रखा है वो किसी किसी भी पॉइंट पर किस डायरेक्शन में उसका मोशन होगा, ये बेसिकली लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है ये हमको क्लियरली बताएगी. ठीक है, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है? नहीं? ओके. जैसे कांटेक्ट के टाइम पर किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो वो आपको पता रहता है और वो डिफाइन करता है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा. अभी 2 या 3 चार्जेस रखी हुई हैं तो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है ये आपको बेसिकली बता करके देंगे किसी पॉइंट पर जो लाइंस ऑफ फोर्स होगा एक्चुअली उसके टेंजेंशियली आपको आपका फोर्स लगता है. राइट, ट्रू. फोर्स का डायरेक्शन होगा एट एनी गिवन पॉइंट. इज दैट ओके? अरे तो इसीलिए तो लाइंस की जरूरत है. कांटेक्ट होता तो कांटेक्ट जिस डायरेक्शन में लगा रहे हो वो क्लियर होता आपको, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती. सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट डेफिशिएंसी वी ट्राई टू हैव दिस आइडिया. और हम ये भी बोलते हैं कि फील्ड एबिलिटी जो होती है सराउंडिंग में दैट इज exerted through these lines of forces या field lines. So a given charge will apply its ability or its influence in a given sphere as per its lines of forces or field lines. Is that okay? ठीक है, आज के लिए हम लोग रुक जाते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. वेडनेसडे मॉर्निंग 8 बजे से रहेगा अपना.